सल्फर पे सर -1 -1 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 सामने में एक साथ, मतलब वैलेंसी से जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव, तो दिस वन इज -1। ओके, इस पे -1 फॉर्मल चार्ज है। कार्बन पे 0 और एक चार्ज 0 है, और नाइट्रोजन पे 0 0 है। तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर सही बनाया कि नहीं बनाया। इन सबको यदि ऐड करोगे -1 0 0 तो -1 आया, ओवरऑल आयन में भी -1 ही रहेगा, जितना अंदर में फॉर्मल चार्ज सब मिला के बाहर में भी वही रहेगा। ओके, +1 ठीक है, वेरी गुड। सबको मालूम है ये, बट इस पे मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो आराम से सुन लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आई सपोज सबको मालूम होगा फॉर्मल चार्ज। तो कहानी यहाँ पे ये है कि इसकी फॉर्मल चार्ज यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 एक कम है, तो दिस वन इज +1। ओके, ये वाला 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दो ज्यादा है, तो -2। और हम लोग चेक भी कर सकते हैं, -2 +1 मिलाएंगे तो -1 आता है। हाँ सही है, ओवरऑल पे -1 ही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, 0। इस पे भी 0, 1 2 3 4 5 6 तो एक ज्यादा है, तो माइनस। आई सपोज फॉर्मल चार्ज सबको निकाल देना है, बट यहाँ पे कहानी एक है कि कमेंट ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द अबव 3 थायोसाइनाइड आयन स्ट्रक्चर। ये जो 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये तो है एक ही आयन का। अब आपसे पूछा गया है कि कौन वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलने का मतलब बेटा कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही ना प्रकृति में पाया जाएगा, है कि नहीं? जो स्टेबल होता है वही प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है? वैसे लुईस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि ये तीनों करेक्ट है, तीनों पाया जाना चाहिए, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर। ओके, और रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूं कि सबसे स्टेबल कौन होगा वो बताना चाहता हूं, ठीक है ना? फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब जरा ध्यान से कहानी सुनना है यहां पे। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर विथ लेस या बोलो स्मॉल फॉर्मल चार्ज, एफसी से फॉर्मल चार्ज में लिखना, ठीक है? स्ट्रक्चर विथ स्मॉल फॉर्मल चार्ज आर मोर स्टेबल देन लार्ज फॉर्मल चार्ज। अब मेरा आपसे पूछना है कि कौन से स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज के छोटे छोटे वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। स्ट्रक्चर विद स्मॉल फॉर्मल चार्ज, मतलब फॉर्मल चार्ज की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इसमें फॉर्मल चार्ज का वैल्यू -1 0 0, इसमें +1 0 -2, ये बड़ा वैल्यू है फॉर्मल चार्ज का। 0 0 -1 ये छोटा वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर को हम मान रहे हैं कि नहीं, ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू बड़ी होगी। ओके, माइनस साइन को छोड़ के ही चेक करना, न्यूमेरिक वैल्यू जस्ट चेक करना, ठीक है? तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 है फॉर्मल चार्ज में, तो ये एक बड़ा वैल्यू है। तो बड़ा फॉर्मल वैल्यू वाला स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल अमंग दिस थ्री।
ओके, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज लीस्ट टेबल। ओके, अब देखो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव फाइव, अब यहां पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज बोल रहा है कि होना चाहिए जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। आप मुझे बताओ दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। 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 तो माइनस वाली फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर ज्यादा शोभा देगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ ये वाला -1 इस पे रहना चाहिए। तो दिस इज कहीं ना कहीं मोस्ट स्टेबल। ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट। और बोला जाता है क्या? पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस एग्जांपल में तो कोई पॉजिटिव है नहीं ऐसा, बट हाँ ठीक है, ये तो है पॉजिटिव रहनी चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव है चलो, बट उससे पहले हम लोग को ये दोनों फैक्टर्स मिलाना है। ओके, बाद में खड़ा लास्ट ऑफ ऑल of opposite sign should be separated by small distance, but it फॉर्मल चार्ज और ऑपोजिट साइन, समझो कि एक स्ट्रक्चर है ABC, ठीक है ना, और इस पे +1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे -1 फॉर्मल। इसका और एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, कुछ ऐसा आया, इस पे +1 इस पे -। तो बोला जा रहा है कि फॉर्मल चार्ज जो ऑपोजिट साइन की होती है वो सेपरेटेड रहनी चाहिए स्मॉल डिस्टेंस पे फॉर मोर स्टेबिलिटी। तो मेरा आपसे पूछना है, इसमें तो सेपरेशन ज्यादा है ना, इसमें सेपरेशन थोड़ा कम है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बनाने टाइम थोड़ा सा ये चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला नियम, कम से कम फॉर्मल चार्ज की न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, -1 +1 में ही काम चल जाना चाहिए, -2 -3 तक जाने की जरूरत ना हो, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होते। +3 तक जाने की जरूरत ना हो, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होते। नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होनी चाहिए, और फॉर्मल चार्ज जो अपोजिट साइन की होनी चाहिए उसमें सेपरेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ज्यादा स्टेबल। ओके, तो आई सपोज ये सिंपल रूल्स जिनका यूज होगा ऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इसे दिमाग में रख लो, इसकी काम आएगी। नो सर। नो सर। और जो बच्चे लास्ट क्लास में ये क्लास को अटेंड नहीं किए थे, तो प्रैक्टिकली आई विल टेल कि दिक्कत होगा समझने में। तो ये तो हो गया। अब चलो हम लोग आते हैं, मिटा दूं मैं इसको? यस सर। ओके बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे लास्ट क्लास में लेक्चर नहीं कर पाए थे, प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग को आगे समझने के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एप्लीकेशन है इस टॉपिक को, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसको प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। ओके, चलिए आगे। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो पिछली क्लास में जितना भी सर पढ़ाया था सर, वो मैंने पढ़ा और फिर स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस किया, तो सर मेरे बहुत सारे डाउट्स आए, तो सर मैं वो कैसे पूछूंगी सर आपसे?
बेटा आप स्ट्रक्चर को एक काम करो, चैट सेक्शन में डालो, मैं देखता हूं आप सही बना रहे हो कि गलत, फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको, ठीक है? यदि जरूरत होगा तो क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, यस सर। आगे मैं बढ़ता हूं। अब चलिए आते हैं वो कहानी पे जहां है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। आप देखो, हम लोग तो जीवन में नियम बनाते हैं कि चलो नियम बनाया, दुनिया की अक्सर चीजें इस रूल में आ जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने एक नियम बनाया, सोचा दुनिया के हर इंसान को इस नियम से मैं खुश रख सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं खुश नहीं रख पाया उस पर्टिकुलर नियम से। ठीक उसी प्रकार चलो देखते हैं कि लुईस ने ऑक्टेट के रूल बनाए और कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड लुईस के रूल के अगेंस्ट स्टेबिलिटी पाती। तो देखते हैं कुछ ऐसे कौन कंपाउंड है जो लुईस के रूल के अगेंस्ट स्टेबल है। तो पहला, सम कंपाउंड एग्जिस्ट जिनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कुछ ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो B, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है ना? तो बेरिलियम जो है 2 2 4, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है आउटपुट से, फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑक्टेट रूल से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए और रूल्स हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये ध्यान देंगे, बेरिलियम क्लोराइड डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट, BeCl3, देखो 2 क्लोरीन यहां लगा लिया, तीसरा क्लोरीन यहां लगा। अब मुझे पूछना है आप लोगों से, बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड, पूरा बॉन्ड बनाने के बाद बोल रहा हूं, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भाई ये भी इज अगेंस्ट ऑक्टेट रूल। अल्युमिनियम क्लोराइड, क्या अल्युमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट पूरा होगा यदि मैं इसको? नो सर। नहीं, इसका भी ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, 2 2 4 2 6, दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो पहला, देयर आर सम कंपाउंड जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, सेकंड, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट, क्योंकि लुईस के स्ट्रक्चर में ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई सपोज आप लोगों को NO2 का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं? लास्ट क्लास में बताया था, याद है सर। ओके, तो NO2 का स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपको ऑड बच जा रही है। ओके, तो यदि आपको ध्यान नहीं है तो रफली मैं चलो बता ही देता हूं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? टोटल होते हैं 5, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगाया और एक पांचवा यहाँ पे रखा। ओके, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, बट ये नाइट्रोजन पे देखो 1 2 मतलब 4 8 9, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे बचा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम लुईस रूल की अगेंस्ट है। आपसे पूछा जा सकता है NO2 गैस में क्या प्रॉब्लम है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज़ इट इज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और कंपाउंड है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी आपको जानना है और इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके स्ट्रक्चर 2 तरीके से होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे देखो, नाइट्रोजन मानो डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, मान लो डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया और बाकी 4 अपने पास रखा, 6 होती है इसकी बैलेंस में,
तो 2 2 4 2 6 और 2 इधर से आया होगा 8, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन 2 दे दिया है तो बची हुई है इसके पास कितनी, 2 और 1 3। तो देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नाइट्रोजन की? No, sir. नो सर। तो दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो है ना, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बची हुई है। एक तरह से तो ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, क्योंकि बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये ऐसे ही रहता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक तरीके से एग्जिस्ट करती है। सपोज करो एक सिंगल बॉन्ड बना और ऑक्सीजन ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में दिए। ओके, तो यहाँ पे इसके पास और कितना रहेगा, 2 यहां दिया, 4 5, ठीक है ना, और 2 2 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन होती है ना टोटल इसके पास। तो 2 और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है ना। अब एक नाइट्रोजन ने दिया, ओके, नाइट्रोजन 1 दिया तो नाइट्रोजन के पास और 4 बचेंगे क्योंकि 5 हो गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, बट इसका देखो 2 2 4 और 3 7। तो आपसे नाइट्रिक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोली जा सकती है, बोलेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला बनाना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना। तो ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज अगेंस्ट लुईस रूल। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी ऑक्टेट भी एग्जिस्ट होती है, ओके, और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है और इनको स्टेबिलिटी कैसे मिलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। PCl5, इट्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल मिला के, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। दिस इज एक्सीडिंग ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ओके। और वन मॉलिक्यूल दैट यू हैव टू स्टडी, SF6। ये सब आप दिमाग में रखिएगा कि ये लुईस रूल से स्टेबल नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी कुछ और फैक्टर्स से होते हैं, हम लोग देखेंगे बात। SF6 कैसे, ये SF6 की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट, ओके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ओके। ये भी एक स्टेबल कंपाउंड, ओके, बट इट इज अगेंस्ट ऑक्टेट स्टेबल है, तो ये ध्यान दे दें आपको। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट करती है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं। और लुईस का एक बहुत बड़ा फॉल्ट था, बेस्ड ऑन inertness of noble gases। लुईस का जो रूल था वो क्यों बना, मतलब किस कारणवश, किस चीज से इंस्पिरेशन लिया था। लुईस और पॉसेल ने दोनों बताया था कि ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो किसी से कंबाइन नहीं करते, जो नोबल गैस होते हैं वो किसी से कंबाइन नहीं करते, वो खुद में ही स्टेबल होते हैं। बट जैसे ही और रिसर्च एरिया बढ़ा तो देखा गया कि XeO2 xenon डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट करती है, देखा गया xenon टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट कर रही है, xenon फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ये स्ट्रक्चर में पढ़ने हैं। xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट कर रही है, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो क्रिप्टन की ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रही है, तो इनकी जो कॉन्सेप्ट थी कि नोबल गैस इनर्ट है, ये तो गड़बड़ थोड़ी थी, ओके, ये ध्यान देना है। पांचवा इनकी लुईस की लिमिटेशन बोलो तो could not explain
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी को, जब तक आप कुछ स्पेशल रूल्स ना लगा लो। मैंने स्पेशल रूल्स आपको बताए, वो स्पेशल रूल्स आप ना लगाओ तो आपको लगेगा सारे लुईस स्ट्रक्चर परफेक्ट है। तो लुईस रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता सकता है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, जब तक स्पेशल रूल्स उसको अलग से ना लगाया जाए उस पे, तब हमें पता चलता है कौन कितना स्टेबल। तो लुईस की लिमिटेशंस ये दिमाग में रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हिच इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, तो ऐसे 4-5 आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, अंडरस्टूड। और एक लिमिटेशन है इसका, कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये। वाटर ऐसे बताएगा ये, बट वाटर रियली कैसा है आपको मालूम है, इट्स लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा लुईस के लिए। तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेटअप की जा सकती है कि which of them is not a limitation of Lewis, ऐसा कुछ देगा और एक एक्स्ट्रा डाल देगा जो सही है। ओके, आई सपोज दिस इज सिंपल आइडिया, आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रूल साइंस का बनता है तो ऑब्वियसली दुनिया की हर चीज तो उसमें एक्सप्लेन नहीं हो जाती है ना बेटा, साइंस के रूल्स भी आगे जाके ब्रेक होते हैं, कुछ ऐसे चीज की खोज होती है। तो ऐसे ऐसे की जब खोज हुई तो पता चला लुईस इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फिर हायर थ्योरीज आई, हायर थ्योरीज इनको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये स्टेबिलिटी पाया। ओके, तो जल्दी से इसको एक नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स जो एब्सेंट करते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा चीज आगे वाला, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मत एब्सेंट करो क्लासेस। आगे बढ़े, मिटा दूं? यस सर। क्योंकि देखो एक क्लास मिस करना, समझते हो कि कौन टॉपिक कहाँ रिलेटेड है, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं आज यहाँ पे पढ़ाया, अब मानो ऑर्गेनिक की क्लासेस हो रही है 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया? बेटा मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया था, आप उस क्लास में एब्सेंट थे, मैं तो ये नहीं समझा सकता ना आपको वहां। तो इट इज हाईली रिस्क कि आप एक भी क्लास मिस करो। ओके, चलो, तो ये तो बहुत सिंपल वाली कहानी हो गई। अब एक छोटा सा चीज और बता देता हूं कि आइडिया थोड़ा सा क्लियर रहे, कि ये डिस्कस नहीं किया था पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखो बेटा, सपोज करो H और Cl आपस में कंबाइन किया, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहेगा यहाँ पे? नो सर। नहीं। आपको मालूम है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींचेगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी जो टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, एक ये दिया और एक ये दिया, ये थोड़ा सा इधर घसका लेगा अपनी तरफ और इस पे एक हल्की सी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया, इसलिए इसके एक हल्की सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में पोल्स डेवलप हुए, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो दिस इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल एंड वी कॉल इट एज अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो जा रही है, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। मुझे बताओ तो क्या इसमें चार्ज सेपरेशन होगा? क्या इसमें चार्ज सेपरेशन होगा? हाँ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो किस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा? सर नाइट्रोजन। 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 पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव।
वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो पोलर मॉलिक्यूल्स उनको बोला जाता है जिसमें पोल्स डेवलप होती है। ओके, दे आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो जाती है। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, देखो कोवेलेंट बॉन्ड नियम बस बनता है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होना चाहिए, बट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोई अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है, जिसके कारण उसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा फीलिंग मिलती है और एक पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब देखिएगा, क्या इसमें कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नो सर। नो सर, बीच में रहेगा। नो सर। नहीं होगा। क्या इसमें चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं होगा चार्ज सेपरेशन। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स या बोलो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा किसी की ओर घसक जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा थोड़ा अपनी। ओके, तो जिसमें चार्ज की सेपरेशन हो जा रही है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। आप मुझे एक बात बताओ कि सोडियम क्लोराइड ज्यादा अच्छे से इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा? सोडियम क्लोराइड पोलर वाला। पोलर वाला। मिलेगा, क्योंकि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, इसमें भी चार्ज सेपरेशन है और इसमें भी चार्ज सेपरेशन है ना। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर वाले में ज्यादा अच्छे से मिलते। अंडरस्टूड? गॉट इट? अब चलो आगे बढ़ते। चलिए एक सिंपल सी टॉपिक डिस्कस, दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आई सपोज जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हो आप। आ जाएंगे टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो भी बहुत अच्छा। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को आराम से समझिएगा। मैंने जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आप लोगों को पढ़ाया था तो एक कॉन्सेप्ट बोला था मैं, हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। कितने बच्चों को याद है? यस सर, याद है। यस सर। लैटिस एनर्जी एक बहुत ही लंबी सी टॉपिक है, जिसके लिए एक क्लास तो लगभग देना ही पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है बेसिकली, या वी कॉल इट एज लैटिस एंथैल्पी आल्सो। ओके, इसको लैटिस एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, बट एंथैल्पी वर्ड का करेक्ट मीनिंग आप लोग समझोगे जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ो। ओके, वहां पे एंथैल्पी वर्ड का करेक्ट मीनिंग समझ आएगा आपको, बट फिलहाल के लिए आप इसको लैटिस एनर्जी ही समझ लीजिए। ओके, अब देखो लैटिस एनर्जी बोलो या लैटिस एंथैल्पी बोलो, इसका मतलब क्या है? लैटिस एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, मेरे साथ में डेफिनेशन पढ़िएगा, रिक्वायर्ड टू completely separate 1 mole of an ionic compound into its gaseous ions। देखो बड़े ध्यान से देखना, एक्चुअली ये डेफिनेशन को फिलहाल रहने दो एक मिनट के लिए, पहले इसको हम समझने का कोशिश करते फिर डेफिनेशन क्या है। सपोज करो कि मेरे पास एक मोल एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, एक मोल एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को मैं ब्रेक कर दूं। ओके, अब मैं एक कंपाउंड को जब ब्रेक करता हूं, बोलो तो डिकम्पोज करवाता हूं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होती है। सर, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक।
कोई चीज को तोड़ना है, जब कोई चीज को सर एंडोथर्मिक। एनर्जी एंडोथर्मिक देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, एंडो होगा। कोई चीज को तोड़ना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब मैं एनर्जी सप्लाई किया और इनको मैंने तोड़ दिया इसके गैसियस आयन में, ध्यान देना गैसियस आयन में तोड़ा, तो जितनी एनर्जी मैंने सप्लाई किया 1 मोल इस एबी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ताकि ये अपने गैसियस आयन में सेपरेट हो जाए, उस एनर्जी को मैं बोलता हूं लैटिस एनर्जी। ओके, लैटिस एनर्जी डेफिनेशन वाइज समझो, हमारे पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि हम लोग उसको कंप्लीटली सेपरेट कर दें गैसियस आयन में, उसको कंप्लीटली सेपरेट कर दें गैसियस आयन में, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं या लैटिस एनर्जी। अंडरस्टूड? तो एक तरीके से ये समझ हुई। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एनर्जी दे रहा हूं, गैसियस आयन से तोड़ रहा हूं, ठीक है ना, इस एनर्जी को बोला गया लैटिस। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। सपोज करो A प्लस गैसियस और B माइनस गैसियस कंबाइन करके 1 मोल AB आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जब आयंस कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ध्यान दो जब बॉन्ड बनती है तब एनर्जी रिलीज होती है, ये ध्यान देना है आपको। जब बॉन्ड बनती है तब एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटती है, कोई चीज को तोड़ोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। जब बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, और जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज। ओके, मानो A प्लस गैसियस B माइनस गैसियस हमारे पास बहुत सारे हैं, वो आपस में कंबाइन किए और 1 मोल AB बना, तो कुछ एनर्जी क्या हुआ होगा सर रिलीज, सर रिलीज होगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो लैटिस एंथैल्पी। इधर से इधर आया या इधर से इधर गया, दोनों को लैटिस एंथैल्पी बोला जाता है, बट दो डिफरेंस यही है कि एक केस में हम सप्लाई करते हैं, एक केस में हम मतलब निकलती है। ओके, दोनों की साइन जस्ट उल्टा। ओके, ये ध्यान देना है। अब यदि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl डेल H एंथैल्पी, डेल H एंथैल्पी बोलने का मतलब वही लैटिस एंथैल्पी समझो या लैटिस एनर्जी समझो, इज इक्वल टू 788 किलो जूल पर मोल। ओके, अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल H एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जब एंडोथर्मिक होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। आई सपोज आप लोगों को मैंने बताया था पीरियडिक टेबल में, ये ध्यान देना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक रिएक्शन एंडोथर्मिक पॉजिटिव होगा, जब एक्सोथर्मिक होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव। अब मेरा पूछना है आपसे कि NaCl लिखा हुआ है, ओके, और NaCl और दिया हुआ कि इतनी एनर्जी है, तो मुझे एक बात बताओ, ये NaCl को Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में तोड़ने का एनर्जी है कि इधर जाने का है, तोड़ने का एनर्जी है सर। ओके, चलो समझते हैं। 788 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव वैल्यू है,
पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ सर जोड़ने का वैल्यू है सर। मैंने सप्लाई किया, और जब सप्लाई करता हूं तो ये कौन सी होती है, NaCl को तोड़ने की, तोड़ने का। अब मैं इसी को लिख दूं -788 किलो जूल पर मोल। तो ये कंबाइन करने की है, जोड़ने के लिए हो जाए सर, सर, कंबाइन करने के लिए कंबाइन करने की है ना। Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस कंबाइन किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है ना। कंबाइन किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए नेगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। ओके, वरना इसकी और एक्सप्लेनेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगी। ओके, अब मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि NaCl यदि मेरे पास 1 मोल है, मेरे पास 1 मोल NaCl है और मैं चाहता हूं उसको Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देना, तो हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग, टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, factors related to crystal geometry to be taken into consideration. देखो बेटा ध्यान से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां तक लैटिस एंथैल्पी हम किसको बोल रहे हैं, कितना एनर्जी मैं दूंगा 1 मोल आयनिक कंपाउंड को, उसको कंप्लीटली गैसियस आयंस में तोड़ देने के लिए, ठीक है ना, या उसका उल्टा। ओके, अब बोला गया है कि लैटिस एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, आपको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना इट्स नॉट वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल नहीं। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। लाइक एग्जांपल, ज्योमेट्री ऑफ दैट कंपाउंड, बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिन कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है वो उस सिस्टम में कैसे अरेंज्ड है। ओके, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से आपकी लैटिस एनर्जी में फर्क आती है। यदि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसकी कुछ होगी लैटिस एनर्जी, एक दूसरा टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसकी लैटिस एनर्जी डिफरेंट होगी। ओके, कैटायन और एनायन किस तरह अरेंज रहता है उस पर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैटायन और एनायन की अरेंजमेंट उस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में किस तरह है, उस पर बहुत हद तक लैटिस एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना होगा। और बहुत सारे फैक्टर हैं हमारे पास, देखो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वन फॉर्मूला इज अ फेमस फॉर्मूला नोन एज बॉर्न-लैंडे फॉर्मूला, ठीक है ना। बॉर्न-लैंडे ने, मतलब दो अलग साइंटिस्ट हैं ये, अल्फ्रेड बॉर्न और लैंडे, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके एक फॉर्मूला दिया था लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के। ओके, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, U इज इक्वल टू, बेटा U का मतलब लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, U मींस लैटिस एनर्जी, U से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, U इज इक्वल टू Na m z प्लस z माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट 1 माइनस 1 बाय n। ये एक फॉर्मूला दिया था बॉर्न और लैंडे, दो साइंटिस्ट मिलकर। अब ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला जस्ट मैं लिखा हूं इसलिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि लैटिस एनर्जी निकालना इतना सिंपल नहीं है। लैटिस एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इनमें सारे के मतलब क्या है ये मैं एटलीस्ट आपको बता देता हूं। देखो, ये जो Na होता है,
Na का मतलब आई सपोज सबको मालूम होगा, Na का मतलब क्या होता है? सर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। यस, Avogadro. एवोगैड्रो कांस्टेंट। M का मतलब होता है बेटा इट्स मेडलन कांस्टेंट। M का मतलब होता है मेडलन कांस्टेंट। और मेडलन कांस्टेंट होता क्या है? कौन गाना गा रहा है भाई? M का मतलब होता है मेडलन कांस्टेंट। अब मेडलन कांस्टेंट हमें बताता है क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। मेडलन कांस्टेंट जो होती है ना, हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ज्योमेट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब उसमें कैटायन एनायन किस तरह अरेंज्ड। तो मेडलन कांस्टेंट जो होता है इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट, या बोलो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयनिक कंपाउंड। ओके, तो दिस वन इज मेडलन कांस्टेंट। वो क्या इंफॉर्मेशन देगा हमें? क्रिस्टल ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन देता है, और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट क्रिस्टल्स की। ओके, Z प्लस Z माइनस, Z प्लस एंड Z माइनस। ओके, इसका मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना? मतलब कैटायन की चार्ज कितनी है, जस्ट चार्ज का वैल्यू लिखना है, साइन नहीं लिखना है। जैसे O2 माइनस है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं O2 माइनस है तो क्या लिखोगे Z माइनस की जगह पे? 2 माइनस Two. न्यूमेरिक वैल्यू। और मानो Al3 प्लस है तो क्या लिखोगे Z प्लस की जगह? 3 Three. लिखोगे। ओके, तो Z प्लस और Z माइनस इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। E का मतलब होता है elementary charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 ओके, elementary charge। 4 pi epsilon नॉट, बेटा देखो 4 pi एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में जाने के बाद, 12th की पहली चैप्टर रहेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, दैट इज अ कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, कांस्टेंट है वो। ओके, बट द मेजर इज आर नॉट। आर नॉट का मतलब है इंटर आयनिक डिस्टेंस। बोलने का मतलब क्या है इंटर आयनिक डिस्टेंस? समझो, ये एक है और ये दूसरा है। ओके, तो इन दोनों के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। ओके, गॉट इट? तो लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर to 1.6 into 10 to the power minus 19, 4 pi into permittivity of free space is interionic distance। और n, जो n है, n होती है बॉन्ड एक्सपोनेंट। बॉन्ड एक्सपोनेंट 5 to 12 के बीच में एक नंबर होती है। बॉन्ड एक्सपोनेंट होती है 5 to 12 के बीच में एक नंबर that depends upon compressibility of solid, that depends upon compressibility of solid। ठीक है ना? तो ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस जान लो कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, n क्या होता है? बॉन्ड एक्सपोनेंट, दैट इज अ नंबर बिटवीन 5 to 12, और वो डिपेंड करती है compressibility of a solid पे, वो आयनिक सॉलिड कितनी कंप्रेसिबल है उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली मेजर किया जाता है। ओके, तो अब कहानी क्या है? ये फॉर्मूला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि इतने फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है, मेडलन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, मेडलन कांस्टेंट निकालना ही खुद में बहुत टफ चीज है। ओके, तो हम लोग एक्चुअली इस फॉर्मूला का इतना बड़ा रूप नहीं यूज करेंगे। मेडलन कांस्टेंट हमारे सिलेबस से बहुत दूर है, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे यदि मैं समझाऊंगा अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, मेडलन कांस्टेंट को, बॉन्ड एक्सपोनेंट को इग्नोर करेंगे कि वो क्या होता है, उस पे डिपेंडेंसी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ओके,
हमारे सिलेबस में या मैक्सिमम चीजों की लैटिस एनर्जी को समझने के लिए यदि आप सिर्फ ये वाला डिपेंडेंसी और ये वाला फैक्टर, यही दो फैक्टर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो मैक्सिमम कंपाउंड के बारे में आप लैटिस एनर्जी की वेरिएशन को समझ जाओगे। ओके, तो आपको बॉर्न लैंडे फॉर्मूला का इन डेप्थ नहीं जाना है। मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स के लैटिस एनर्जी के वेरिएशन को समझा जा सकता है बस बिकॉज ऑफ 1, 2 और ये 3 फैक्टर की वजह से। ओके, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन और डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। बाकी सबको हम इग्नोर करेंगे। बट इग्नोर करने के वजह से एक और प्रॉब्लम आती है कि जब आप इनऑर्गेनिक सेक्शन पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर आप एक्सेप्शन इतना सारा काहे आ, लैटिस एनर्जी में बहुत सारे एक्सेप्शंस आने लगे। तो मैं आपको जस्ट यही बोलूंगा कि एक्सेप्शन इसलिए आता है क्योंकि पहले मैंने आपको एक बताया कि क्रिस्टल ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यदि आपको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है, बट उस फैक्टर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए इतने सारे एक्सेप्शंस आते हैं और उनको थोड़ा सा हम लोग याद करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको अभी स्टैंडर्ड 12th में तो केमिस्ट नहीं ना बन जाना, तो कुछ चीजों को आपको इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये रिसर्च मटेरियल है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। ओके, दैट इज अनदर थिंग। लीव एक्सेप्शंस इसलिए आएंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स इग्नोर करते हैं इसलिए। बट ये मत बोलना कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन फिर आने लगा सर। एक्सेप्शन इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग अभी बहुत सिंपल लॉजिक से चलते हैं, उनकी हायर लॉजिक से। ओके, तो यहाँ कहानी है कि मैं आपसे पूछूंगा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन-कौन से दो फैक्टर हैं जिसको आपको स्टडी करना है? Z plus and Z minus. Z plus and Z चार्ज ऑन minus. कैटायन, Anion or cation. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R डिस्टेंस। naught. 1 by R naught, sir. ठीक है ना? R is distance. हाँ, तो इसको आप जल्दी से एक नोट डाउन कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यही सब लेक्चर को एक दो बार रिपीट करके देखना पड़ता है तभी आपके एडवांस लेवल या मेंस के हायर लेवल के क्वेश्चन बने। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए बेटा, तो ये फॉर्मूला कोई नहीं रखेगा, इस फॉर्मूला का क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं। देखो, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हमें लैटिस एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो हम लोग चलो याद रखने के लिए हमें क्या क्या दिमाग में रखना है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑन आयंस एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये आपको दो चीज दिमाग में रखनी। ओके, ये याद रखना। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो जितने चीज हमारे एडवांस तक पूछे जाएंगे उसकी एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास रहनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z प्लस और Z माइनस? तो चलो आपसे ही मैं एक सिंपल लॉजिक पूछता हूं। Na प्लस है और Cl माइनस, Mg2 प्लस है और MO2 माइनस, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि MgO में ज्यादा अट्रैक्शन? सर NaCl में सर। नहीं बेटा, देखो चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा में अट्रैक्शन होगा। ओ ये चार्ज कम है, ये तो सिंपल लॉजिक है। एक छोटा चार्ज और एक बड़ा चार्ज, वो किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा? दो बड़े चार्ज आपस में ज्यादा अट्रैक्शन। यस सर। Yes, sir. तो आपको यही सिंपल सी लॉजिक है कि डायरेक्टली क्यों वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, क्योंकि चार्ज जैसे ही बढ़ता है अट्रैक्शन बढ़ जाती है और अट्रैक्शन यदि बढ़ जाएगा
तो वो कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ज्यादा एनर्जी एनर्जी लेना पड़ेगा। ज्यादा। एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लॉजिकली सही है कि गलत? सही है। सही है। सही सही है। है। इसलिए सही है। कि चार्ज जैसे ही बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और बॉन्ड जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लैटिस वाली देनी पड़ेगी, इसलिए डायरेक्टली। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सपोज करो एक ये कैटायन है और ये एनायन, ठीक है, अंडरस्टूड? और ये कैटायन है और ये एनायन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन है, ये है कि नीचे वाला? नीचे वाला है। नीचे वाला। स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने में हमको लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगा। ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, यू मोड़ देना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहानी इंटर आयनिक तो ज्यादा देना पड़ रहा है ना? तो कहानी ये है कि यही चीज हमारी दो एडवांस लेवल तक काफी है, क्योंकि बॉन्ड लैंडे कपुसिल्स्की ये सब फॉर्मूला में आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको ये चीज प्रैक्टिकली याद रखना है, क्योंकि ये चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। चलिए, तो एक चलिए छोटा सा मैं लॉजिक आपसे पूछ ही लेता हूं, देखते हैं कि कौन जवाब देता है। सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, वेरी गुड। मेल्टिंग पॉइंट हायर किसका रहता है? मेल्टिंग पॉइंट हायर उसका रहेगा जो ज्यादा आयनिक होगा। जो ज्यादा आयनिक होगा, आयनिक गुण यदि इंक्रीज्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज्ड रहेगा। ओके, अब सोडियम और फ्लोरीन दोनों में Z+ और Z- का वैल्यू में देखता हूं तो 1 1, खाली वैल्यू डालना है तो 1 आता है, ठीक है ना? और इसका मैं देखता हूं Z+ और Z- का वैल्यू, तो 2+ और 2- होती है ना, तो इसका कितना आएगा? 2 2 4 4। तो इसकी आ रही है 4 और इसकी आ रही है 1। तो सिंपल सी बात है कि इसकी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा, और जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होनी ही है। समझ गए? कोई दिक्कत? नो? जी सर। दिक्कत है? नो सर। नहीं। अब यदि इनके डिफरेंस को देखोगे तो बेटा मालूम है आपको, थोड़ा सा दिमाग में अजीब लगेगा कि सोडियम फ्लोराइड का इतना 997 डिग्री सेल्सियस और मैग्नीशियम ऑक्साइड 2800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट, इतनी हाई डिफरेंस। समझ गए? तो ये सारे केमिकल बॉन्डिंग ही कंट्रोल कर रहा है कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, किसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी। ओके, और लैटिस एनर्जी फैक्टर समझ आ गया ना सबको? यस सर। यस। अब देखो कहानी में, देखो मजा तो पढ़ाई में तब आएगा ना जब आप लोग पुराने चैप्टर सबको अच्छे से पढ़ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप फटाफट रिवाइज करो, क्योंकि किसी बच्चे ने एक बार चैट सेक्शन में मैं देखा था कि मैसेज किया था कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही का टेस्ट हो रहा है इतना सारा, क्या बात है, दूसरा चैप्टर का टेस्ट क्यों नहीं? बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करने के लिए बोला जा रहा है बार बार टेस्ट में। अब जितना उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे उतना आगे की चीजें समझ आएंगे।
तो आपका अभी से काम है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज कर दो ताकि आपको आगे की चीजें समझ आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियडिक टेबल को हाईली रिवाइज करना शुरू करो। ओके, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, गॉट इट, ताकि आगे वाले आने वाले चैप्टर समझ आए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप मैं पूछूंगा ना, रिलेट करके पूछूंगा। आपकी जो आईआईटी मेंस या एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन सिर्फ उसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहता, सिंगल एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। तो आपको पुराने चैप्टर रिवाइज करते रहने हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जब बैठना आना है। ओके, गॉट इट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी। रिवीजन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप रिवाइज करते रहो। ओके, लैटिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड in steps from Born-Haber cycle, but not directly. देखो, बॉर्न-लैंडे फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला था बॉर्न-लैंडे फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया। बॉर्न-लैंडे फॉर्मूला के दम पे आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला है कपुसिंस्की फॉर्मूला, उसकी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। बट यदि आपको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं लगाना है तो एक सिंपल टेक्निक है, दैट इज बॉर्न-हेबर साइकिल। ये बॉर्न-हेबर साइकिल क्या करता है, हमें मदद करता है लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने में। इन स्टेप्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और वो स्टेप क्या है मैं बताऊंगा आपको, बट डायरेक्टली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। बॉर्न-हेबर साइकिल से डायरेक्टली लैटिस एंथैल्पी कभी नहीं कैलकुलेट कर सकती है, बट स्टेप्स में कैलकुलेट कैसे होते हैं। देखो, आपको क्या लगता है, जैसे मानो एक पल के लिए सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना, तो ये रिएक्शन क्या इतना सिंपल रिएक्शन है? आप लोग तो बोलोगे हाँ सर, ये तो एक स्टेप का रिएक्शन है। सोडियम सॉलिड लेंगे हम और हाफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन हाफ लेंगे और कंबाइन करके NaCl बन जाएगा, है ना। आप तो बोलोगे यही कि सिंपल सा इक्वेशन है, ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है, ऐसे ही होगा। बट केमिकल रिएक्शंस इतने सिंपल नहीं होते, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये बहुत सारे स्टेप में होते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसको कि बहुत सारे स्टेप में होता क्या है एक्चुअली। ओके, यदि आप जूनियर क्लासेस में जो इक्वेशन लिखना सीख रहे हो तो आपसे NaCl का कोई फॉर्मेशन पूछेगा तो आप ऐसे ही लिख दोगे, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 NaCl, ये हाफ डाला हूं रिएक्शन को बैलेंस कर, ठीक है। तो देखो, सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन कंबाइन करके जो NaCl सॉलिड बनी, इस डायरेक्ट रिएक्शन को हम बोलेंगे आपका आवाज नहीं आ रही। ओके, एक सेकंड रुकना, वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं। तो बॉन्ड बन रही है और बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज, ठीक है ना। तो जब एक सोडियम, मतलब यहाँ पे Na सॉलिड और हाफ क्लोरीन आपस में कंबाइन करके NaCl सॉलिड बन रहा है, तो कुछ एनर्जी जो लिबरेट होती है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे सर एंथैल्पी ऑफ, आप बोलोगे कि सर आप इसको एंथैल्पी मतलब लैटिस एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा लैटिस एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे बताओ तो, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी में क्या चाहिए, गैसियस, समझे बात को। लैटिस एंथैल्पी जो होती है वहां पे गैसियस आयंस आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे।
अंडरस्टूड। बट यहाँ पे गैसियस नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन का बात किया जाए तो ये होती है -412 सॉरी -411.2 किलो जूल पर मोल। ओके, ध्यान में रहेगा। सोडियम सॉलिड, ध्यान से देख लो, सोडियम सॉलिड गैसियस नहीं, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैसियस NaCl सॉलिड बनाई तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रही है दैट इज -411.2 किलो जूल प्रति मोल। ओके, अब देखो एक्चुअली ये रिएक्शन होती है कैसे। हम लेते हैं सोडियम सॉलिड, ठीक है, फिर सोडियम सॉलिड जो होती है ना वो कन्वर्ट होती है सोडियम गैसियस में। ओके, आप बेटा मुझे जल्दी से बताओ, एक सॉलिड चीज को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सोडियम सॉलिड पहले एक्चुअली जब रिएक्शन होता है तो सोडियम सॉलिड डायरेक्ट नहीं कंबाइन होता है, एक्चुअली सोडियम सॉलिड पहले सोडियम गैसियस में कन्वर्ट होती है और वो कुछ एनर्जी लेता है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। वो जो एनर्जी लेता है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी एंड इट इज 108.4 किलो जूल पर मोल। मैं पर मोल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख दे रहा हूं। अब क्या होता है, ये जो सोडियम गैसियस है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है Na+ गैस। तो सोडियम गैसियस जब Na+ गैसियस बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दैट इज नोन एज व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो सोडियम के साथ इतना कहानी होता है तब जाके सोडियम रिएक्ट करने लायक बनता है। पहले सोडियम सॉलिड हम लेते हैं, सोडियम सॉलिड सोडियम गैसियस बनता है और सोडियम गैसियस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग लगाते हैं और Na+ गैसियस। और क्लोरीन के साथ क्या होता है देखो, आप लेते हो हाफ क्लोरीन, ओके, आप लेते हो, एक्चुअली आप तो लेते हो क्लोरीन गैस, आप तो लोगे क्लोरीन गैस, पर हमको क्या चाहिए? सिर्फ एक Cl चाहिए, है ना, हमको सिर्फ एक Cl चाहिए, है ना, हमको एक Cl चाहिए। और फिर Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- गैस। ओके, तो ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है, तो एक्चुअली हमें हाफ Cl2 ही चाहिए और एक Cl का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हाफ Cl2 हमें कैसे मिलेगा? हाफ Cl2 कैसे है? Cl और Cl कंबाइंड, है ना, हमें हाफ Cl2 चाहिए तो हाफ Cl2 गैस है तो हाफ Cl कंबाइंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, है ना, हमको एक सिंगल Cl चाहिए तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अंडरस्टूड? हाफ स्टार्टिंग में क्या, हाफ Cl। अब Cl को हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो दिस स्टेप में इट्स 121 किलो जूल आती है पर, ठीक है ना। आपको हाफ Cl2 से सिर्फ एक Cl चाहिए, सिर्फ एक Cl गैसियस चाहिए तो 121 किलो जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ओके, Cl गैसियस से Cl- गैसियस होती है तो इसमें बेटा दिमाग मत लगाना, सिर्फ सिंपली समझ लो कि हाँ इतना एनर्जी लगता है। और रटना मत, आप वैल्यू को मत रटना, मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये वैल्यू रखता हूं। Cl गैसियस जब Cl- गैसियस बनती है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इस प्रोसेस में है इट्स -348.6। माइनस साइन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी रिलीज।
और रिलीज होता है एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रिलेटिव साइन। ओके, अब देखो Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस बन गई, तो हम लोग इस स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या बोल सकते हैं? लेटिस एनर्जी। Lattice energy. उसको लैटिस एनर्जी बोले या लैटिस एंथैल्पी बोलो, ठीक है ना? ओके, तो ये वाला हम लोग आप कैसे निकालेंगे? ओके, ये वाला हमें नहीं मालूम है, ये वाला हम कैसे निकालेंगे? देखो ये सारे हमें मालूम है, ये स्टेप का प्रोसेस मालूम है, ये स्टेप का मालूम है कहानी, ये स्टेप का मालूम है, ये स्टेप का मालूम है, बस ये और ये नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक एक्चुअली देयर इज अ लॉ दैट इज नोन एज हेस लॉ। इसको इन डेप्थ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, दो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दो चैप्टर की नॉलेज आपकी प्यूरिफाइड रहनी चाहिए, क्योंकि इन दो चैप्टर की नॉलेज प्यूरिफाइड नहीं रहेगी ना तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की चीजों को लॉजिकली समझने में दिक्कत होगी। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लॉजिकली समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, और केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो अपना इंपॉर्टेंस है ही, पीरियडिक टेबल का अपना इंपॉर्टेंस है, बॉन्डिंग तो खुद ही में इंपॉर्टेंस रखता है। बोलने का जितना भी चैप्टर आपके है सिलेबस में, उनको एनसीईआरटी ने बहुत ही यूनिकली चूज किया है ताकि यही सारी चीजें का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होता है। तो जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री की अच्छे समझ, बहुत यूनिकली सिलेबस को पिकअप किया गया। ओके, तो ये जो हेस लॉ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट यहाँ पे भी इसकी थोड़ी डिस्कशन जरूरी है, तो कनेक्ट करने में मजा आएगा वहां पे। हेस लॉ क्या बोलता है कि सपोज करो आप एक डायरेक्ट स्टेप के थ्रू बना रहे हो, ये वाला कंबाइन करके हेस सॉल्ट, ठीक है। हेस लॉ बोलता है कि आप एक डायरेक्ट प्रोसेस से इसको बना रहे हो, Na सॉलिड हाफ फ्लोरीन गैसेस NaCl। ओके, आपने एक डायरेक्ट स्टेप लिया, बोलने का मतलब डायरेक्ट यहां से उठाया और ये प्रोडक्ट बना। ओके, बट तो हेस लॉ बोलता है कि मानो आप A से कोई B प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो मानो उसमें आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट E है। ओके, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट E है, और मानो एक पल के लिए आप पहले A से C जाते हो, C से D जाते हो, D से E जाते हो, E लिखते हैं, D से F जाते हो और F से फिर B जाते हो, ठीक है, गॉट इट। तो हेस लॉ बोलता है कि इस डायरेक्ट स्टेप में जितनी एनर्जी लगेगी इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस स्टेप। आप सीधा जाओ या ऐसे घूम के जाओ, एनर्जी बराबर लगेगी। बोलने का मतलब ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तो ये E4 है, तो E will be equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4, ठीक है। तो हेस लॉ बोलता है कि आप एक डायरेक्ट स्टेप से जाओ या आप घूम के जाओ प्रोडक्ट के पास, कहानी सेम ही है, एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगी सेम ही। तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टेप में जाना था दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द डायरेक्ट स्टेप वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ डायरेक्ट स्टेप, बट हम लोग कैसे जा रहे हैं अब ये देखिए। हम लोग जा रहे हैं पहले हम लोग कैसे जा रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज वन डायरेक्ट स्टेप, ओके, जो यहां से यहां डायरेक्ट है। अब हम लोग घूम के जाएंगे, घूम के कैसे जा रहे हैं, पहले सब्लिमेशन एनर्जी S से लिखना, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, फिर क्या है हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस लैटिस। क्या मैं ये लिख सकता हूं, दिस डायरेक्ट स्टेप इज इक्वल टू
ऑल स्टेप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप बेटा क्या करोगे, आपके पास सारे वैल्यूज हैं, -411.2, ओके, इसकी वैल्यू है आपके पास 108.4, इसकी वैल्यू है आपके पास 496, इसकी वैल्यू आपके पास 121, इसकी वैल्यू है आपके पास -348.6 और इसकी वैल्यू है डेल एच लैटिस। क्या अब आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो? यस सर। Yes, sir. यस, क्योंकि एक ही फैक्टर बचा तो हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को कंबाइन करके लैटिस एंथैल्पी निकालेंगे। आप यदि इसको प्लस माइनस करते हो तो आपको आएगा दैट इज del H lattice will be equal to 780 mole. Actually it will come with a minus sign. माइनस साइन क्यों आ रहा बताओ तो? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, बॉन्ड बन रहा है। तो समझ आई हेस लॉ से कैसे निकलता है? Yes, sir. ओके, तो एनसीईआरटी बुक है तो हेस लॉ वाला पोर्शन एनसीईआरटी बुक से मत पढ़ना, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज करके लिखा है वहां पे, आप ऐसे ही देखना। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे कि किस तरह लैटिस एनर्जी को हम लोग निकाल सकते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। और ये सब में भी दिमाग मत लगाना कि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्या है, वो बॉन्ड एनर्जी मैं बताऊंगा आपको बाद में। बस ये दिमाग में रखना कि हाफ Cl2 से मैं Cl बनाया गैसीय तो 121 किलो जूल की जरूरत। ओके, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, हाँ बोलो। सर ये जो सारे आप एनर्जी लिखे सर, वो हम लोग को दिया रहेगा या फिर हमें निकालना होगा? दिया रहेगा। कभी भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, बस ये वाला आपको याद रखना है। ओके, ये वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ओके, मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. अब चलो, मैंने आपको जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी हाई रहेगी तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड रहेगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। True है सर। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जितना एनर्जी देना पड़ रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना भाई, वो है कि नहीं? यस सर। जल्दी से बताओ तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? Br वाला सर, NaBr। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सर सोडियम ब्रोमाइड। Sodium iodide. Sodium iodide. Sodium chloride. मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका रहेगा? अच्छा सर, मेल्टिंग पॉइंट सर सोडियम फ्लोराइड सर। मैं बता रहा हूँ, देखो कैटायन तो सेम है, आप डिपेंड कर रही है किस पे? Anion पर। एनायन पे। एनायन जितनी बड़ी रहती है उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होता है? The covalent character. Covalent character। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। मैक्स है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या रहेगी? लोएस्ट रहेगी ना? लो। Yes, sir. कैरेक्टर जिसमें रहते हैं ज्यादा उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम रहती है। इसमें
ज्यादा रहेगा सोडियम क्लोराइड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। है इस गिवन क्वेश्चन। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाया? सफाजान्स रूल। सफाजान्स रूल। सो दिस इज ऑल कहानी यहाँ पे आज के लिए। आज के लेक्चर को कोशिश करना कि एक दो बार आप रिपीट करके देखना, क्योंकि थोड़ी कॉन्सेप्चुअल थी आज की कहानी, और इसकी रिलेशन और लास्ट क्लास की रिलेशन आपके आगे वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेना, नोट्स को प्रॉपर्ली बना। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझाएंगे आपको कि नमक पानी में आराम से क्यों घुल जाता है, ये हम लोग समझेंगे।